पूर्णांक यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में कुछ धनात्मक संख्याएं हो जाए, कुछ ऋणात्मक संख्याएं हो जाए, जैसे -3, -2, -1, ये ऋणपूर्ण संख्याएं, 0 और धनपूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, धनपूर्ण संख्याएं, 0 और ऋणपूर्ण संख्याएं। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे पूछा जाए कि -3 किस प्रकार की संख्या है ना, तो ये अभी जहां पढ़ा है उसके अनुसार ये -3 क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। 6 कैसी संख्या है, तो 6 भी एक पूर्णांक है। 0 क्या है, 0 भी हमारा पूर्णांक है। 12/5 ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है, लेकिन हम इसको भिन्न कह सकते हैं। ये क्या है, भिन्न है। 11/7 ये क्या है, ये भी पूर्णांक नहीं है, परंतु क्या है, ये भिन्न है। अब हमसे कहा जाए 1/-3 क्या है, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये भिन्न में शामिल है, नहीं, ना तो ये पूर्णांक है और ना ये भिन्न में शामिल है। -13/6 ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं है, ना तो भिन्न है। अब इस प्रकार की संख्याएं हम किसमें शामिल करें, तब हमें परिमेय संख्याओं को परिभाषित करना पड़ा। परिमेय शब्द है, इसका उत्पत्ति जो हुई है वो रेशनल शब्द से हुई है, और रेशनल की उत्पत्ति रेशियो से हुई है, और रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। जैसे 3:5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5। 3 और 5 दोनों प्राकृतिक संख्या है ना, तो ये 3/5 हमारी क्या है, भिन्न है। अब हमें दे दिया 4:7, तो हमने इसको लिख दिया 4/7, ये भी हमारी भिन्न है। क्या -3/5 को हम -3:5 लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। या हमसे बोला जाए 6/-11 को अनुपात में लिखना हो, तो 6:-11, क्या हम ये लिख सकते हैं, तो ये नहीं लिखा जा सकता है। अतः परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। P और Q दोनों हमारे कैसे हैं, पूर्णांक हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो हर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर जानते हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। आखिर Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 15 में हमें 3 का भाग करना है, तो 3×5 = 15, घटा दिया, शेषफल आया 0। भाग कितनी बार गया, 5 बार गया। तो 15 में 3 का भाग करना है, तो ये 15 एक संख्या ली, और इसमें 3 तब तक घटाते हैं जब तक ये घटना बंद नहीं हो जाता। 15 में 3 घटाया, आया 12, फिर 12 में 3 घटाया, आया 9, 9 में 3 घटाया, आया 6, 6 में 3 घटाया, आया 3, और 3 में 3 घटाया, आया 0। शेषफल 0 हो गया। तो जब किसी संख्या 15 में किसी संख्या को बार बार यानी एक या एक से अधिक बार घटाया जाता है, तो ये जितनी बार ये संख्या घटती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार घटी, यानी भागफल हमारा कितना है, 5।
तो ये हमारा भाग का कॉन्सेप्ट। गुणा में क्या होता है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। इसी प्रकार किसी संख्या को एक या एक से अधिक बार यानी बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। जैसे हमें मान लो संख्या है 25 और उसे 5 का भाग करना है, तो 5 25, शेषफल है 0। या इसी तरह लिख सकते हैं 25 माइनस 5 आया हमारा 20, फिर माइनस 5 आया 15, फिर माइनस 5 आया 10, फिर माइनस 5 आया 5, फिर माइनस 5 आया 0। तो एक बार घटाया, दो बार घटाया, तीन बार घटाया, चार बार घटाया, 5 बार घटाया, तो ये फिर भागफल हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन अब हम देखते हैं 0 का भाग किया है 2 में, तो यहां से ये परिभाषित नहीं हो रहा। लेकिन यदि 2 माइनस 0, फिर 2 आया, फिर माइनस 0, फिर 2 आया, फिर माइनस 0, फिर 2 आया, फिर माइनस 0, फिर 2 आया। कितनी बार, हम चाहे जितनी बार ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं, कभी 10 बार लिख लो, चाहे 20 बार लिख लो, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए किसी भी संख्या में 0 का भाग परिभाषित नहीं होता है। इसलिए जब हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा व्यक्त की तो वहां पर आया कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई संख्या 3/4 है ना। अब हमने क्या किया, 3/4 संख्या के अंश में और हर में 2 का गुणा कर दिया। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंश और हर दोनों में ऊपर नीचे 2 का गुणा किया जा रहा। अब 3/4 में अंश और हर में 3 का गुणा कर दिया, तो 3 त्रिका 9, 4 तिया 12। इसी तरह 3/4 के अंश और हर में 4 का गुणा कर दिया, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16। इन सभी के मान आपस में बराबर हैं। ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे दी 35/40, तो इसमें 35 और 40 का महत्तम समापवर्तक से यदि अंश और हर में भाग दे दिया जाए, या सरल शब्दों में समझें कि अंश और हर में ऐसी संख्या से भाग देते हैं ताकि दोनों कटें, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि महत्तम समापवर्तक 1 ना आ जाए। जैसे इसमें 5 से भाग करेंगे तो, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 गुणा 5, और 40 को लिख सकते हैं 8 गुणा 5। तो अंश में ही 5 है, हर में 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7/8। अब इसको और विभाजित करना संभव नहीं एक ही संख्या से, अतः ये हमारा क्या सरलतम रूप में आ गया। 7 और 8 कैसे पूर्णांक रूप में होना चाहिए, तो ये हमारा सरलतम रूप में आ गया। जैसे मान लो दूसरी संख्या है 25/40, यहां माइनस का 25 है, हम इसको फिर लिख सकते हैं -5 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 5, 8 5 40, 5 से 5 कट जाएगा तो आ जाएगा -5/8। तो इसका भी मासा कितना है, 1 है। या हम कोई और संख्या ले लें, जैसे हमने ले ली 16/28, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, और 28 को लिख सकते हैं 7 गुणा 4। अंश और में दोनों में 4, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 4/7। तो ये अपने सरलतम रूप में आ गए। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है। जब योग प्रक्रिया की बात करते हैं परिमेय संख्याओं में,
तो योग की प्रक्रिया में सवरक प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो होता है। यानी जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा। क्रम विनिमय प्रगुण भी योग प्रक्रिया में जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं और उनका क्रम पलट देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो भी क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। इसी प्रकार योग की प्रक्रिया में परिमेय संख्या सहचर प्रगुण का भी पालन करती है। लेकिन जब घटाने की प्रक्रिया आती है तो घटाने की प्रक्रिया में सवरक यानी दो परिमेय संख्याओं को घटाना क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन वहां पर क्रम विनिमय नियम और सहचर प्रगुण लागू नहीं होते हैं। जब हम गुणा की बात करते हैं तो गुणा की प्रक्रिया में भी सवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण का पालन होता है।